जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है डोंट मूव। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें आयरिस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी क्योंकि हाल ही में उसने अपने बेटे को खो दिया था। वो सुबह उठती है और वो देखती है कि उसका पति सो रहा है और मौका देखकर वो ड्रॉर से छोटा सा चाकू निकालती है और अपने पास रख लेती है और उसके बाद वो अपने बेटे की टॉय बोट को भी रख लेती है। वो अपनी कार लेकर उस जंगल में पहुंचती है जहां पर उसके बेटे की मौत हुई थी। अपनी कार को वो पार्किंग में पार्क कर देती है और उसके बाद वो पैदल ही सफ़र तय करती है उस पहाड़ पे जाने के लिए। जब वो उस पहाड़ पर पहुंचती है तो वो अपने बेटे के मेमोरियल के सामने जाती है जहां पर वो उसके टॉय को रख देती है और अपने पति और उसके लव इनिशियल के नीचे वो अपने बेटे का इनिशियल भी लिख देती है। उसके बाद वो उस चोटी की तरफ जाती है और वहाँ से वो छलांग लगाने वाली थी क्योंकि उसके बेटे के बिना उसकी ज़िंदगी मीनिंगलेस हो गई थी। जब वो कूदने वाली होती है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसे अपना नाम रिचर्ड बताता है और वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पे क्या करने वाली है, लेकिन वो उसे मरने से रोकेगा नहीं। वो बस उसके कुछ मिनट लेगा उससे बात करने के लिए। आयरिस उससे कहती है कि उसका मन नहीं है बात करने का तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि वो बिना बात करे यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद रिचर्ड उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उसे कार्स का बहुत ज़्यादा शौक था और जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसके पास एक बहुत ही सुंदर कार हुआ करती थी और एक दिन जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि उसकी कार एक दीवार में जाके टकरा गई थी। उस वक्त वो उस कार में अकेला नहीं था बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई भी उसके साथ थी और उसी एक्सीडेंट में क्लोई की मौत हो गई थी। कई महीनों तक वो बिस्तर पे ही रहा था और वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाता था जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि वो अपने आप को नकारा समझने लगा था। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसने ज़िंदगी जीने का मकसद ढूंढ लिया। ये सुन के आयरिस उससे कहती है कि उसे खेद है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया है। उसके बाद आयरिस उसे अपनी कहानी सुनाती है। उससे कहती है कि दरअसल यहाँ पर वो लोग ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जब उसके पति उनका लव इनिशियल एक पेड़ पर लिख रहे थे तो उसका बेटा मार्शमैलो को रोस्ट करने के लिए डंडियाँ तोड़ने के लिए गया था। वो इतना दूर चला गया कि वो क्लिफ से नीचे गिर गया जिसकी वजह से माथियो की मौत हो गई और इस बात के लिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है क्योंकि वहाँ पे वो उसके साथ थी और वो उसे बचा नहीं पाई थी। रिचर्ड ये सुन के उससे कहता है कि अब वो जा रहा है और उसका जो मन में आए वो कर सकती है। जब वहाँ से जाने लगता है तो आयरिस को एहसास होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी एंड नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो बैक ऑफ कर जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। जब वो अपनी कार के पास पहुँचते हैं तो रिचर्ड उसे बाय कह के अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन रिचर्ड ने उसकी कार के पास ही अपनी कार पार्क करी थी जिसकी वजह से जब आयरिस अपनी कार के अंदर जा रही होती है तो वो स्टक हो जाती है। तभी रिचर्ड उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है और आयरिस देखती है कि उसके हाथ में एक छाता है। उससे कहती है कि यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है तो वो छाता क्यों लेकर आया है, तो वो उससे कहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। दरअसल वो एक छाता नहीं बल्कि वो एक स्टन डिवाइस था जिसकी मदद से वो आयरिस को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है और अपनी गाड़ी में लिटा देता है और उसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। जब आयरिस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो ये बात समझ गई थी कि रिचर्ड एक कातिल है जो कि उसे किडनैप करके ले जा रहा है। आयरिस अपनी स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि यहाँ पे उसे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि उसका फ़ोन उसके आसपास है ही नहीं। तभी आयरिस को याद आता है कि निकलते समय उसने अपनी जेब में चाकू भी रखा था और वो उस चाकू को निकालती है और अपने हाथ में बंधे प्लास्टिक के रस्से को काटने लगती है। वो उससे बात भी करती है और उससे कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई के बारे में बताए, तो रिचर्ड उससे कहता है कि वो उसके बारे में उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो उसे जानबूझ के इमोशनल करना चाहती है ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो अपना काम कर सके। तभी आयरिस अपने हाथ को फ्री कर लेती है और वो उस चाकू से उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक देता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो एक पेड़ में जा टकराती है जिसकी वजह से वो दोनों ही जख्मी हो गए थे। आयरिस तुरंत उठती है और सीट बेल्ट से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड सीट को नीचे कर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद वो आयरिस को धक्का देता है और वो दोनों ही बाहर गिर जाते हैं और आयरिस अपना चाकू निकाल के उसे धमकी देती है कि अगर वो आगे आया तो वो उसे जान से मार डालेगी। तभी रिचर्ड उसे बताता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसने उसे एक स्पेशल तरह का इंजेक्शन दे रखा है जिससे 20 मिनट में उसकी बॉडी पूरी तरह सुन्न पड़ जाएगी। वो देख और सुन पाएगी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगी और उसका शरीर पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगा। ये सुन के वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि 20 मिनट बाद वो उसे ढूंढ ही लेगा और वो उसकी हो जाएगी। आयरिस ये देखकर अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर सेट कर देती है और फैसला करती है कि वो इन 20 मिनट में मदद के लिए जाएगी। वो जब वहाँ से भागने लगती है तो सबसे पहले उसकी उंगलियाँ काम करना बंद करती हैं
और धीरे धीरे उसकी एक टांग भी काम करना बंद कर देती है। रिचर्ड उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो उससे बचने के लिए एक पेड़ के रूट्स के पास छुपी हुई थी। लेकिन जब उसके मुंह पर चींटियां आती हैं तो वो अपने आप को रिवील कर देती है और रिचर्ड जब उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो रेंगते हुए नदी के अंदर चली जाती है, जहाँ रिचर्ड उससे कहता है कि भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि नदी के अंदर उसकी जान जा सकती है। नदी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर चली जाती है और मौका देखकर वो एक किनारे पर पहुंचती है। वो देखती है कि उसे घड़ी में 1 मिनट का समय बचा हुआ था, यानी अब 1 मिनट बचे थे उसकी बॉडी पूरी सुन्न पड़ने में। इसलिए वो रेंगते हुए लैंड पे पहुंचती है और वो किसी का फार्म था। तभी उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और हम देखते हैं कि उस फार्म का मालिक जब घास काट रहा होता है तो वो उसे नोटिस कर लेता है और जब वो उसके पास आता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन वो बिल्कुल लाचार थी जिसकी वजह से वो उसे जवाब नहीं दे पा रही थी। वो अपनी उंगली इधर उधर करता है और उसकी आंखें भी इधर उधर हो रही थी, जिससे कि वो समझ गया था कि इसकी बॉडी तो पैरालाइज्ड है लेकिन ये देख और सुन सकती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे अच्छी तरह देख पा रही है, तो वो एक बार अपनी पलक झपकाती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे सुन पा रही है, तो वो फिर से एक बार पलक झपकाती है। उसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो हिल सकती है या नहीं, तो वो 2 बार पलक झपकाती है जिसका मतलब था कि वो नहीं हिल सकती। ये देखकर वो आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई चीज़ लेकर आ रहा है उसे उठाकर घर के अंदर ले जाने के लिए, और वहाँ पे उसे ले जाकर वो पुलिस को कॉल कर देगा जो कि उसे यहाँ से ले जाएंगे। वो तुरंत एक ट्रॉली लाता है और उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और आइरिस वो सुन के समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ रिचर्ड आया होगा। इसीलिए वो अपनी पलकें बार बार झपकाने लगती है ताकि वो उस आदमी को आगाह कर सके, और उसकी पलकों को नोटिस करके वो आदमी समझ जाता है कि वहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो आइरिस को सोफे के पीछे छुपा देता है और उसके बाद वो दरवाजे पर जाकर जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वो और उसकी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे। उसकी वाइफ और उसका झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी वाइफ थोड़ी पागल है जिसकी वजह से वो हमेशा नाटक करती रहती है, तो हो सकता है कि शायद वो यहाँ पर आई हो और उसकी मदद मांग रही हो। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कोई भी बात नहीं समझ पाता और वो उससे कहता है कि वो बाहर ही इंतज़ार करे, वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुला रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि रिचर्ड उसके घर के अंदर आ गया है और वो उसे तुरंत वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात सुन के रोने लगता है। वो घर के अंदर ट्रॉली भी नोटिस करता है, जिसे वो समझ गया था कि ये बूढ़े आदमी ने ज़रूर आइरिस को कहीं छुपा रखा है। अब वो उससे झूठ बोलने लगता है कि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है और वो उसके सामने रोता भी है ताकि वो उसे सच बता सके। वो उसे कन्विंस कर लेता है और वो बूढ़ा आदमी उसे सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके जेब में एक फ़ोन होता है जो कि वाइब्रेट करने लगता है, और ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा। उसने कहा था कि उसके पास कोई फ़ोन नहीं है, तो ये फ़ोन कहाँ से आया। अब रिचर्ड अपने असली रूप में आता है और वो एक्टिंग बंद करता है और वो उससे कहता है कि उसने उस औरत को कहाँ छुपाया है वो सच सच बता दे, वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं, अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो वो उसका सामना करे। वो बूढ़ा आदमी तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है, और रिचर्ड ये देखकर उस बूढ़े आदमी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफ़ी स्ट्रांग था जो कि उसे बुरी तरह पीटता है। लेकिन रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग जाता है जिससे वो उस बूढ़े आदमी के पेट में स्टैब कर देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। आइरिस सोफे के पीछे से ये सब देख रही थी और अब धीरे धीरे उसकी एक उंगली काम करने लगी थी। वो देखती है कि जिस आदमी ने उसकी मदद करनी चाहिए उसने उसे ही मार डाला है, यानी कि रिचर्ड बहुत खतरनाक इंसान है। अब पुलिस वहाँ पर जल्दी आने वाली होती है, इसलिए रिचर्ड पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है, और वो ये बात नहीं जानता था कि आइरिस भी उसी आग में जलने वाली है। अब आइरिस अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगलियों को मूव करने की कोशिश करती है। इधर रिचर्ड बाहर जाता है उस बूढ़े का ट्रक लेके वहाँ से भागने के लिए, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि विंडोज़ पे लगी शेड ऊपर नीचे हो रही है, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर वहाँ पर आइरिस मौजूद होगी, क्योंकि सिग्नल दे रही है कि वो कहाँ पर है। वो तुरंत वहाँ पर जाकर सोफ़ा हटाता है और उसके पीछे आइरिस होती है और वो उसे उठाकर तुरंत कार में रख देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे सिग्नल नहीं देती तो आज उसकी मौत पक्की थी, और अगर वो उसके साथ आराम से चलती तो आज एक आदमी नहीं मारा जाता। उसके बाद वो उस आदमी की कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक रास्ते में रिचर्ड को अपनी बेटी का कॉल आता है जिसका नाम लिजी था और वो एक स्कूल स्टूडेंट थी। वो बताती है कि उसके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं, इसकी वजह से मॉम और उसने प्लान किया है ओल्ड कैबिन में ट्रिप पे आने का। ये सुनकर रिचर्ड काफ़ी हैरान हो जाता है।
ये ओल्ड कैबिन में जाने का उसका प्लान था। आयरिस ये सब सुन के समझ पाती है कि रिचर्ड अब शादीशुदा है और क्लोई उसका पहला प्यार था जो कि मरी थी, और उसके बाद उसने शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद रिचर्ड अपनी वाइफ से बात करता है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो रात तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कैबिन में अकेले ही वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, वो बस वहाँ पर आ रहे हैं और वो तैयार रहे। ये सुन के रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देखता है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इसीलिए वो पेट्रोल पंप पे जाता है उसमें पेट्रोल डालने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो मशीन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। इसी वजह से वो शॉप के अंदर जाता है पेमेंट देने के लिए। इधर कार में आयरिस अकेली होती है और उंगलियों के बाद उसका पाम भी अब धीरे धीरे काम करने लगा था, जिसकी मदद से वो सीट बेल्ट खोल देती है ताकि लोग उसे नोटिस कर सकें और उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर आ सके। तभी एक गाड़ी वहाँ पर आती है जिसके अंदर से एक छोटा सा लड़का बाहर निकलता है, जो कि जब आयरिस को देखता है तो वो उसे हेलो कहने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले आयरिस उसे कुछ बोल पाती है, उसकी माँ वहाँ पर आकर उसे ले जाती है। उसकी माँ देखती है कि वो लेडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, जिससे उसे कोई ना कोई गड़बड़ लगने लगती है। तभी रिचर्ड वहाँ पर आता है और गाड़ी में पेट्रोल डाल के तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो स्पॉट पे पहुँचता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो फैसला करता है कि वो अपनी गाड़ी को वहाँ से ले जाएगा। वो जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो अब टो करके उसे ले जाने वाला था। तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो कि वहाँ की सिचुएशन देखकर वहाँ पर रुक जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि उसका नाम एंड्रयू है। जब वो उसे आईडी मांगता है तो वो उसे अपनी आईडी भी दिखाता है और इससे हमें पता चलता है कि रिचर्ड उसका मेडअप नेम था और असली नाम उसका एंड्रयू ही था। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि वो लेडी कौन है तो वो उससे झूठ कहता है कि दरअसल वो उसकी वाइफ है, जो कि ड्रंक है और उसे पीने की बहुत ही गंदी आदत है, इसीलिए वो उसे सेफली यहाँ से ले जा रहा है। उसके बाद ऑफिसर पूछता है कि आखिर उसकी कार को क्या हुआ था, तो वो उससे कहता है कि उसकी वाइफ ने उससे झगड़ा किया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया था और वो बिल के पास गया था मदद मांगने के लिए, जहाँ पे बिल ने उसे अपना ट्रक दिया था ताकि वो अपनी कार को टो करके यहाँ से ले जा सके। ऑफिसर को उसकी बात बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है और इधर आयरिस का हाथ भी काम करने लगा था, जिसकी वजह से वो कांच को नीचे करती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है और इंस्पेक्टर जब उसके पास जाता है तो वो बोलती है कि मेरी मदद करो। ये सुन के इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले वो अपनी गन निकाल पाता रिचर्ड उसके सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो ऑफिसर को अपनी गाड़ी में डालता है और उस गाड़ी को ही ब्लास्ट कर देता है और फिर वो बिल की गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जब वो ये सब कर रहा था तो आयरिस ने उसकी गाड़ी से वो सिरिंज चुरा ली थी, जिससे वो उसे दोबारा से पैरालाइज करने वाला था। रास्ते में आयरिस उससे कहती है कि चीज़ें आज उसके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो वो उससे कहता है कि वो अपनी ज़ुबान को बंद रखे। आयरिस उसे उकसाने लगती है और उससे कहती है कि वो बेड में 2 महीने पड़ा ही रहा था, इसीलिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए उस जैसी लड़कियों को बंदी बनाता है। ये सुन के एंड्रू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तभी वो उसे एक ओशन किनारे लेकर आता है और मौका देखकर आयरिस उसके पैर में सिरिंज घुसा देती है, लेकिन वो सिरिंज को उसमें इंजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसका थंब काम नहीं कर पा रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उस सिरिंज को फेंक देता है और वो उससे कहता है कि उसने अपना प्लान चेंज कर लिया है। वो उसे अब बोट में ले जाएगा और उसे वहीं पर धक्का दे देगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसका प्लान था उसे उसके कैबिन में ले जाना और उसके साथ मस्ती करना, लेकिन अब उसकी फैमिली वहाँ पर आ रही है तो वो उसके साथ नहीं आ सकती। वो उसे घसीट के किनारे पर ले जाता है और उसे बोट में बैठा देता है और उसके बाद वो बोट को लेकर समुंदर के बीचों बीच आ जाता है। तभी आयरिस नोटिस करती है कि उसके बेल्ट में एक चाकू लगा हुआ है और वो किसी भी हाल में उस चाकू को पाना चाहती थी। आयरिस उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके पास आए और उसके बेटे का खिलौना उसकी जेब से निकाले। ये सुन के रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो उसका चाकू निकाल के उसकी गर्दन में स्टैब कर देती है, जिससे कि रिचर्ड एक गन निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो बोट को हिला देती है जिससे कि वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो बोट में वापस आने की कोशिश करता है तो आयरिस उसकी गन उठा लेती है और ब्लैंक शूट करने लगती है, जिससे एक गोली उसे लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। अब वो दर्द के मारे उस पानी से बाहर निकलने के लिए तैरने लगता है और आयरिस को लगता है कि अब उसकी जान बच गई है। तभी अचानक आयरिस नोटिस करती है कि उसने बोट के अंदर भी शूट कर दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी भरने लगता है और उसकी बॉडी अभी पूरी तरह काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो हिलडुल नहीं पा रही थी और वो पानी के नीचे चली जाती है। लेकिन तभी अचानक उस दवाई का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काम करने लगती है और वो ऊपर आ जाती है।
वो देखती है कि रिचर्ड भी दूसरे किनारे पर मौजूद है और ये देखकर वो उसके पास जाती है, जो कि बुरी तरह जख्मी था और वो मरने वाला था। वो उसे थैंक यू कहती है और उसे वहाँ से छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर एक कातिल ने आयरिस को किडनैप कर लिया था। आयरिस जो कि डिप्रेशन में थी और वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। वो जब खुद को मारने के लिए गई तो वहाँ पर रिचर्ड आ गया, जो कि एक कातिल था और वो चाहता था कि वो मरने से पहले उसके साथ एंजॉय कर सके। इसलिए उसने उसे मरने से रोक लिया और उसे किडनैप कर लिया। और उसका ये भी मानना था कि आयरिस उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई की तरह दिखती है, जो कि कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसने आयरिस को अपने चंगुल में रखा और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आयरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि अपनी बहादुरी की वजह से ज़िंदा बच पाई। तो दोस्तों ये थी इसकी सिंपल सी कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।